Episode 8, Ashoka, A Journey from Monarch to Monk. भारत में अनेकों राजा, महाराजा और सम्राट हुए, पर सम्राट अशोक को अशोका द ग्रेट के नाम से नवाजा जाता है. ही इज लाइक द शाइनिंग स्टार, और आई मस्ट से द ब्राइटेस्ट स्टार अमॉन्ग्स्ट हिज पीयर्स. ऐसा क्यों? आइए जानने की कोशिश करते हैं. हेलो एंड वेलकम टू नमस्कार इंडिया, और मैं हूं आपकी होस्ट आराधना. Some scriptures and old texts exaggerate that Ashoka killed not 6 but 99 of his brothers and portray him as a super villain. I mean, बुरा था, but क्या इतना बुरा था? Okay, I take that back. Killing is definitely not cool. इसीलिए अशोक चंड अशोक के नाम से भी जाने जाते हैं. बट ये नाम उनका सिर्फ उनके भाइयों की हत्या करने के कारण नहीं पड़ा. He did a bit more evil to deserve this one. ये कहा जाता है कि उसने अपराधियों के लिए एक स्पेशल टॉर्चर चैम्बर बनवाया. This building was very beautiful from outside, but अंदर अपराधियों को काफी यातनाएं दी जाती, जिनके बारे में we can't even imagine, और अंत सबका मृत्यु ही था. Quite cruel, right? I mean, think about it. नॉर्मल लोगों को टॉर्चर देने के लिए थोड़ी ना बनवाया था उसने ये. It was for killers, rapists and the terrorists. So just this makes him Chand Ashok. I leave this on you to decide. कहा जाता है अशोक was very self-conscious of his rough skin. He gave orders to all the ministers कि राज्य के सभी फल फूल वाले वृक्षों को काट दिया जाए और सिर्फ कांटे वाले पेड़ों को रखा जाए. I think वो सबको obedience टेस्ट करना चाहता था, and was also trying to gain some sympathy about his skin condition. लेकिन ये आदेश उतना ही बेतुका है जितना लगता है, तो जाहिर सी बात है कि मंत्रियों ने इस पर अमल नहीं किया. अशोक ने ये ऑर्डर 3 बार जारी किया, and when no action was taken, उसने सारे मिनिस्टर्स के सर कटवा दिए. Ready for one more? One day Ashok was visiting his harem, but all the women there were hesitant to come near him and make love to him because of his rough skin. Yeah, again that stupid skin condition. But because he was सम्राट, उनके पास कोई ऑप्शन तो था नहीं. उसके बाद they were so disgusted कि उन सब ने अपना एंगर और फ्रस्ट्रेशन बगीचे के एक अशोक के पेड़ पर निकाला और उसे काट डाला. जब ये बात अशोक को पता चली, he was very furious and gave orders to burn those 500 women alive. Wow, just too much, right? Very evil and cruel guy. यही सोच रहे होंगे ना? गौर करने की बात ये है, if he is so bad, then why all the ministers supported him and not any of his brothers in becoming the next emperor? Also, जब सुशिम तक्षशिला में एक रिबेलियन कर्ब करने में असमर्थ हुए, अशोक was deployed there and he suppressed the revolt with talks and diplomacy, without spilling even a drop of blood. Okay, so the point I'm trying to make here is sometimes things are exaggerated in history and especially in religious texts to just prove a point. So always try to read between the lines. It's anyway a lot of fun to have our own interpretations and opinions. So what happened after Ashoka became the king? पहले कुछ वर्ष तो the same old, curb uprising, suppress revolt, secure the borders, capture more and more republics across the subcontinent. Then finally in 261 BC, he focused his attention towards Kaling, which is present-day Orissa and northern Andhra Pradesh वाला एरिया. कलिंग को मालूम था कि अशोक की आर्मी के सामने वो कुछ नहीं, बट उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए काफी सॉलिड फाइट दिया. नॉट जस्ट मैन बट ऑल्सो द वुमेन फाउट एंड डाइड. काफी मैसिव डिस्ट्रक्शन एंड खून खराबा हुआ. दो अशोक वन द वॉर, समथिंग इनसाइड हिम फ्लिप्ड, सीइंग ऑल द सफरिंग अराउंड हिम. एंड देन उसने डिसाइड किया कि इस रक्तपात को अब समाप्त कर धर्म के प्रचार प्रसार में फोकस करेंगे. And he adopted Buddhism and came up with his doctrines, यानी कि सिद्धांत, जिसको उन्होंने धम्मा के नाम से प्रचारित प्रसारित किया, और चंड अशोक से धर्म अशोक बन गए. Well, I don't think it was that black and white.
इतना 180 डिग्री हृदय परिवर्तन थोड़ा अनबिलीवेबल है। अगर अशोक को इतना ही बुरा लग रहा था, सो व्हाई डिडंट ही लीव कलिंगा अलोन? लेकिन नहीं, कलिंग बिकेम पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ऑल राइट, हैव यू एवर हर्ड अबाउट द टर्म सॉफ्ट पावर? ये टर्म हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जोसेफ ने 1980s में पॉपुलराइज किया था एंड इसके ऊपर बुक्स एंड पेपर्स भी लिखे गए हैं। कभी टाइम मिले तो जरूर पढ़िएगा। आई एम श्योर यू वुड फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड देन वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स को आप एक अलग लेंस में देखेंगे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है जिसमें आप ब्रूट फोर्स यूज ना करते हुए अपने इन्फ्लुएंस को यूज करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए या अपने फेवर में डिसीजंस करने के लिए। सो टेक्निकली influencing social and public opinion through relatively less transparent channels and lobbying through powerful political and non-political organizations, and sometimes through economic influence too. Summary: make others want what you want. Simple. अब अशोक के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। देखो, अगर आपने ऑलमोस्ट पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे अपना एम्पायर फैला लिया है और अब अपना रेप्यूटेशन भी उतना पब्लिक में अच्छा नहीं है, बीइंग कॉल्ड चंड अशोक एंड ऑल, बट एट एंड ऑफ द डे अपने को रूल करना है, सो क्यों ना रिलीजन के माध्यम से सॉफ्ट पावर को एक्सरसाइज किया जाए? एंड व्हाट बेटर वे टू डू दिस देन स्प्रेडिंग अ रिलीजन लाइक बुद्धिज्म, व्हिच फॉलोज द मिडिल वे एंड इज नॉट एक्सट्रीम। आपको क्या लगता है, सम्राट अशोक का सच में हृदय परिवर्तन हो गया था या फिर उनकी स्ट्रैटेजी थी अपने इमेज को साफ करने के लिए? आई थिंक इट्स फेयर टू से इट कुड हैव बीन अ लिटिल बिट ऑफ बोथ। Ashok did patronize Buddhism, but he didn't force that on anyone. Instead, he set guiding principles related to morals, social concerns and religious tolerance. इसके अलावा उसने पार्क्स बनवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए, यूनिवर्सिटीज बनवाए, पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए. He stopped animal slaughter and supported vegetarianism. उसने अपने एम्पायर में धम्मा के प्रिंसिपल्स को रॉक्स पे और पिलर्स पे कार करवा के इंस्टॉल करवाए, वो भी सिंपल लैंग्वेज पाली में, ताकि उसकी रीच ज़्यादा से ज़्यादा हो. इन सभी इडिक्ट इंस्टॉलेशंस यानी शिलालेखों में सबसे फेमस है सारनाथ का अशोक पिलर. ओके, ये भी कहा जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, बट आई थिंक ये एग्जैजरेटेड नंबर है. नेवरदलेस, उन्होंने बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार और शांति के संदेश को सब तक पहुंचाने के लिए काफी इन्वेस्टमेंट किया था. मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में सांची टाउन है. वहां सांची स्तूप बौद्ध परिसर है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. स्तूपा नंबर 1, जिसे द ग्रेट स्तूपा के नाम से भी जाना जाता है, सम्राट अशोक ने बनवाया था. और ऐसा माना जाता है कि ये स्तूप बुद्ध के अवशेषों का आवास है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट स्पेशल. सांची में आपको गौतम बुद्ध से जुड़ी जातक कथाओं के इलस्ट्रेशंस देखने को मिलेंगे, जिसमें बुद्ध के पिछले जन्मों से संबंधित कथाएं हैं. सो इन शॉर्ट, जातक कथाएं आर नथिंग बट स्टोरीज ऑफ बुद्धा बिफोर ही बिकेम बुद्धा. बाय द वे, अशोक ने सांची लोकेशन का सिलेक्शन अपनी वाइफ देवी के ऑनर में किया था, जो कि वैसे तो विदिशा की रहने वाली थी, बट सांची उनका जन्म स्थल होने के साथ साथ अशोका और देवी की शादी का लोकेशन भी था. क्वाइट रोमांटिक, आई मस्ट से. गिवन वी आर टॉकिंग रोमांस, अब थोड़ी बातें अशोक की पर्सनल लाइफ के बारे में. अशोक ने शायद 5 शादियां की. जब अशोक उज्जैन में वाइसरॉय थे, तब ही फेल इन लव एंड मैरिड देवी. ऐसा माना जाता है कि वैसे तो वो मर्चेंट क्लास यानी कि व्यापारियों के क्लास को बिलोंग करती थी, बट शी वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ साक्या क्लान. याद आया? द सेम ट्राइब टू विच बुद्धा बिलोंग. दे हैड 2 kids, महेंद्र एंड संगमित्रा, हु प्लेड अ लीडिंग रोल इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म आउटसाइड इंडिया. ऐसा माना जाता है कि अशोक को कुछ टाइम इनकॉग्निटो यानी बेस बदल के भी गुजारना पड़ा था. So when he was in exile, he fell in love with कौरवाकी, जो कि कलिंग की रहने वाली थी.
Some people say कि वो कलिंग के राज परिवार को बिलोंग करती थी, but it is believed that she was also a commoner belonging to a fishing family. They had a son named Tivala. Then he married Padmavati, जो शायद उज्जैन की राजकुमारी थी, and their marriage was part of a political alliance. She died very early, but they had a son named Kunala. Okay, ये सब सम्राट बनने से पहले की शादियाँ. After he became the Chakravartin Samrat, he married Princess Asandhimitra from Asandhivat, जो कि हरियाणा की छोटी सी किंगडम थी, and she became the साम्राज्ञी. ऐसा कहा जाता है कि असंधिमित्रा की मृत्यु के बाद अशोक ने असंधिमित्रा की दासी तिष्यरक्षा से भी शादी की. So maybe 3 commoners and 2 royal princesses. Wow, being a samrat is rough. Marriages because of political alliances, imperial pressure and whatnot. But I'm glad love did find its way in his life. Now let's talk about the religious landscape during his reign. जैसे कि हमने जाना, अशोक के पहले भी बुद्धिज्म वॉज फेमस इन द मगधन एम्पायर, बट अशोक ने उसको एक ग्लोबल रिलीजन बनाने में काफ़ी सहायता की. उसने बुद्धिस्ट मिशनरीज इंडिया के बाहर अफगानिस्तान, श्रीलंका, सीरिया, पर्शिया, ग्रीस, इटली, थाईलैंड, वियतनाम, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, चाइना, कंबोडिया, लाओस और बर्मा भी भेजे. वाह. इसके अलावा उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस मेंटेन किया जस्ट लाइक हिज प्रेडिसेसर्स. और इसके साथ साथ नेबरिंग किंगडम्स एंड बॉर्डर्स पे काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन किया एंड रूल डिप्लोमेटिकली. दिस प्रोवाइडेड द कंट्री अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी. अशोका को द ग्रेट के खिताब से नवाजना डेफिनेटली मेक सेंस, क्योंकि उन्होंने युद्ध को राज्य की नीति के रूप में त्यागा और इसके स्थान पे लोगों के कल्याण की नीति यानी कि धम्मा की नीति को अपनाया. बट इतना एक्स्ट्रावेगेंट प्रचार प्रसार, डोनेशंस, मिशनरी एक्टिविटीज ऑन टॉप ऑफ मेंटेनिंग द लार्ज आर्मी ने ट्रेजरी पे काफ़ी इम्पैक्ट किया होगा. And after he died in 232 BC, the later Mauryas who ascended to the throne were not as impactful and powerful and couldn't keep the empire intact. एम्पायर को कई हिस्सों में बांट दिया गया था एंड वी ऑल नो ये परफेक्ट रेसिपी फॉर फेलियर है. धीरे धीरे मौर्यंस अपना कंट्रोल सब कॉन्टिनेंट पे खोते गए और अशोक के मरने के बस 50 साल बाद ही लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ मौर्य के मिनिस्टर पुष्यमित्र शुंगा ने उनकी हत्या कर दी और शुंगा डायनेस्टी एस्टैब्लिश की. और टाइम है 185 BC. नेक्स्ट एपिसोड विल बी अ स्पेशल एपिसोड जिसमें हम सारनाथ के अशोका पिलर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे व्हाट मेक्स इट सो स्पेशल. Thank you for listening, and this is your host Aradhna, signing off until next time. And don't forget to hit that subscribe button on your podcast app or YouTube so that you don't miss on any episodes. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो किसका वेट कर रहे हैं? अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जल्दी से इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए. If you have any feedback, you can message me on Facebook, Instagram और Twitter, जिसके लिंक्स आपको एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे.